ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है क्वांटम से संबंधित 2s2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। चारों क्वांटम संख्याओं के मान, ठीक है। अब क्वांटम संख्या लगभग सब जगह चलेगी। अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अब ये आगे हमारा कंटिन्यू चलेगा। तो देखो, जो आगे लिखा होता है सबसे पहले ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या दिखाता है। ये मुख्य क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करता है और ये दिगंशी क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। तो n का मान कितना हो गया इसके लिए 2 हो गया और l का मान कितना हो गया इसके लिए 0 हो गया, क्योंकि s के लिए l होता है 0। ठीक है ना। और l के लिए जब 0 होगा तो m का मान भी कितना होगा 0। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान 2 होगा, l का मान 0 होगा और m का मान भी 0 होगा, परंतु s का मान पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ होगा। यानी कि जो s हमारा उपकोष है ना, इसमें जो एक कक्षक s कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे चारों क्वांटम संख्या इस कक्ष इसमें इस उपकोष में जो हैं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान, जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं उनके मान जो है इक्वल नहीं है। 3 मान समान, चौथा मान क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम एक नियम आता है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। देखो, पाउली के अपवर्जन नियम के 2 स्टेटमेंट हम ले सकते हैं। तो एक तो ये होगा, किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये भी पाउली का अपवर्जन नियम है। दूसरा ये भी पाउली का अपवर्जन नियम है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम की संख्याओं के मान एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है ना। ये 3 क्वांटम संख्या के मान समान होंगी तो चौथी क्वांटम संख्या का मान डिफरेंट जरूर होगा। ठीक है ना। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम हमने इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है। किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अथवा किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। ये पाउली का अपवर्जन का नियम है। तो इसके आधार पर भी हम अभी क्वांटम संख्याओं का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब क्वांटम संख्याओं के अभी क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ और नियमों को और समझना पड़ेगा। जैसे अभी हुंड का अपवर्जन, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सारे नियम एक बार क्लियर कर लेता हूँ, फिर सारे न्यूमेरिकल को एक साथ हम लेते ही चलेंगे। हुंड के नियम से पहले आप भाव का नियम पढ़ते हैं, तो फिर उसके आगे आएगा। पहले हम लेते हैं आप भाव का नियम। आभाव के नियम में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना है, तो सबसे पहले बोर ने एक नियम दिया, जिस सामर्थ्य हम आभाव का नियम कहते हैं। इसमें इस नियम के अनुसार परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो विभिन्न कक्षाओं के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसका एक डायग्राम है। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम उपकोषों का क्या होता है। तो उपकोष का बढ़ता क्रम बनाने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। पहले इसको ऐसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s
5p 5d 5f। पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर से क्रॉस हम एक लाइन खींच देंगे इसमें, ऐसे एक, ये ऐसे लाइन कट रही है, तिरछी लाइन। अब क्या होता है, जो ये इसका जो 1s से आ रहा है, ये इसका सिरा, इसका जो सिरा इसके पूंछ लगा देंगे, 1s से पहले आ जाएगा। फिर 2s से जो निकल के आएगा ये 2p से पहले आ जाएगा, है ना। 3s से निकल के जो आ रहा है, ये लाइन यहाँ से यहाँ चली जाएगी। इसको इस ढंग से डायग्राम में उसको बना देना है। ठीक हो गया। अब एरो लगा दोगे, दिक्कत तो थोड़ी कम हो जाएगी। इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो लिखते हैं, पहले 1s आएगा, इसे ऊर्जा का क्रम आ रहा, 1s के बाद आएगा 2s, मैंने 1s की ऊर्जा कम, 2s की से अधिक होगी। 2s के बाद आ रहा है 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, और 5s। ऐसा आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस ढंग से लिखना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। अब 5 और s में ज़रा ध्यान रखना, जो लिखने में पता चलना चाहिए डिफरेंस है इसका। इसको s को हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऊर्जा का अपबाव का जो सिस्टम आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आ गया। ठीक हो गया, ऐसे करना है। ध्यान दें इसमें, मतलब इसमें गैपिंग बिल्कुल सेम एक जैसी गैपिंग होनी चाहिए, तब जाकर तो आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, जब 2s पूरा भर जाएगा वो 2p में जाएगा, 2p पूरा भर जाएगा वो 3s में जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। यही अपबाव का नियम है, यानी परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें एक चीज़ और है कि मैं तुमको बताया था कि जो बाहर अंक लिखे हुए हैं, ये हमें मुख्य क्वांटम संख्या n दिखा रहा है, और जो हमें ये SPD दिखा रहा है, ये दिगंशी क्वांटम संख्या L को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि n का मान क्या होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। हमने क्या करें, मुख्य क्वांटम संख्या के मान जो है इसके अकॉर्डिंग लिख लिए। अब यदि हम दिगंशी क्वांटम संख्या के मान लिखते हैं, तो s के लिए 0 आएगा, p के लिए 1 आएगा, s के लिए 0 आएगा, p के लिए 1 आएगा, s के लिए 0 आएगा, 2 आएगा d के लिए, p के लिए 1 आएगा, फिर इसके लिए 0 आएगा। ठीक हो गया। अब इनको तुम जोड़ो, यदि इनको जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं n+l। n+l आ कितना आ गया, n+l, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5 और ये 5। अब एक चीज़ गौर देखो, यहाँ पर जो n+l का मान है, ये 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, फिर 5, ये बढ़ती हुई संख्या में आ रहे हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि 2 से पहले बड़ी संख्या आ जाए, 3 से पहले बड़ी संख्या आ जाए, ऐसा नहीं है। भले रिपीट हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन संख्या जो है उनकी आगे बढ़ती जा रही है। हम अब यहाँ पर n+l नियम की बात कर रहे हैं। अपबाव नियम में जो के अनुसार जो हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं,
यह n+l रूल को भी फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है आप देखिए, इसका मैं नियम स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, जिसमें n+l का मान कम है उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है। आप देखें, इसकी ऊर्जा इससे कम होगी, ठीक है, इसकी ऊर्जा इससे इन दोनों से कम होगी, इन दोनों की ऊर्जा इन दोनों से कम होगी, इन दोनों की ऊर्जा इन तीनों से कम होगी। तो पहला नियम तो ठीक हो गया कि जिस कक्षक में n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा उस कक्षक की तुलना में कम होती है जिसमें n+l का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्लियर हो गया। अब जिन दो कक्षकों में n+l का मान समान होता है, ठीक है ना, जिन दो कक्षकों में n+l का मान समान होता है तो किसकी कम होगी, उसमें उसकी कम होगी। अब नेचुरल है, इसके जो अबव के नियम के अनुसार इसमें कम है, जिसमें n का मान कम है उसमें क्या होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ देखो, इनमें दो की समान है तो n का मान इसमें 3 है, इसमें 4 है, यहाँ समान है 3 4 5, दो नियम हमारे आ गए हैं। पहला ये हो गया कि जिस कक्षक में n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा उस कक्षक की तुलना में कम होती है जिसमें n+l का मान अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा, ये दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान होता है तो कम n मान वाले कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, उसके उन दोनों की तुलना में कम होगी। ठीक हो गया। तो n+l के अकॉर्डिंग हम इस नियम को देखते हैं। तो इसे n+l नियम कहते हैं, इसे बोरबरी का नियम भी कहते हैं। n+l नियम या बोरबरी का नियम भी इसे कहते हैं, बोरबरी का नियम। ठीक हो गया। तो हम आगे आ रहे हैं, ये हमारा अबव नियम कंप्लीट हो गया, पाली का अपवर्जन नियम कंप्लीट हो गया। अब माना आपको अबव नियम बनाने में जो डायग्राम बनाया था, माना उसमें दिक्कत आती है, समय आपका वेस्ट लग रहा है, तो एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप लिखिए 2 बार S, ठीक है, फिर लिखिए PS, ठीक है, 2 बार SS, 2 बार PS, फिर लिखिए DPS, ठीक है, फिर FDPS, लंबा है, हम छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि यहाँ 4 है ना, SPDF 4 उपकोष होते हैं। 2 बार SS लिखेंगे, 2 बार PS और PS लिखेंगे, पीछे हो जाएंगे, 2 बार DPS लिखेंगे, 2 बार FDPS लिखेंगे। ठीक है, तो हम पे इतनी बन जाती है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा आगे बढ़ने की। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, इसमें नंबर लिखेंगे। देखो, इसमें 1, इसमें 2, केवल S में लिख दूँ, 3 4 5 6, केवल हमने S ऑर्बिटल की नंबरिंग कर दी। S ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बचे बाकी P और D। अब 3 हमारा हमने यहाँ लिखा तो इसको करेंगे 1 कम कर देंगे, यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। ये 4 है, इसे 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 5 है, इसमें 1 कम 4 और इसमें 1 कम 3। ये 6 है, इसमें 1 कम 5 और इसमें 1 कम 4। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जैसा हम अबव का बना रहे थे सेम वैसे ही आ रहा है। ठीक है, मैं भी n+l रूल ये ग्रेटर देन है इससे। ठीक है, यदि n+l रूल यहाँ पर देखते हैं, देखो n/l 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6, इसमें देखो 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0। यदि जोड़ो इसको, पूरा 1 कर देता हूँ, ये आ रहा 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 और 6। देखो यहाँ भी आपको कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है
ये बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में आ जा रही है। दो समान हैं तो देखो n का कम मान पहले आ रहा है, बाद में बड़ी संख्या से बड़ा मान आ रहा है। 2 4 समान है, पहले 3 और 4 आ रहा है। 5 और 3 एक जैसे हैं तो पहले आ रहा 3 4 5। 6 एक जैसे हैं तो 4 5 6। तो हम देख रहे हैं कि हमारे को सही जो आबाऊ नियम का हमारा क्रम आ रहा था वह इससे भी आ जा रहा है। तो आप शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी एंगल से कोई गलती मुझे नहीं दिखाई देती है। तो आप जहाँ तक है ऐसे करेंगे, इसमें टाइम का काफ़ी टाइम आपका बचेगा। अब हम सीधे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेशन में आते हैं, देखें कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेशन करेंगे। हाँ, ध्यान इस बात का रखना है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे कम तो आ सकते हैं, इससे अधिक नहीं आ सकते। ठीक हो गया। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेशन तरफ आते हैं। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, तो कितने हो गए? 10 2 12, 5 17, 3p5 हो गए। ठीक है ना। अब यदि हम क्लोरीन निगेटिव का अगर निकालो कहेंगे, Cl निगेटिव करेंगे, निगेटिव होने में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यदि 18 करते हैं तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, मेरा कैरेक्टर में आ गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखने की है, मैं अब हुंड के नियम की तरफ जा रहा हूँ। जो P में 5 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवेश कर रहे हैं, यदि इनकी क्वांटम संख्याओं की पूछता है तो हमें P में इलेक्ट्रॉन का हमें किस प्रकार, किन कक्षकों में कक्षों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार प्रवेश हो रहे हैं समझना पड़ेगा। ठीक है ना। ये तो पूरे भरे हुए हैं। जो 3p5 है, 3p5 है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाते कि पहला इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा, ऐसा नहीं जाता इलेक्ट्रॉन तभी इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। हुंड ने एक नियम दिया, हुंड ने कहा कि जब किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन, उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो पहले युग्मन हम पहले एकदम नहीं होता है। जैसे हम जब एक हमने यहाँ डाला तो इसका युग्मन एकदम नहीं करते हैं। युग्मन तभी होगा जब प्रत्येक कक्षक में, कोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो पहले इसमें आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, तब जाके चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें आएगा, पांचवा इसमें आएगा। ठीक है नहीं। तो ये हुंड के नियम के अनुसार ये होता है। तो यहाँ पर अब हुंड के नियम को हम लिख रहे हैं। हुंड का नियम, ये हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया है। जब एक से अधिक समान ऊर्जा के कक्षक उपलब्ध हों, उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। जैसे हम P में देख रहे थे, P में जो 3p5 हो रहा था, सब इस कोष के जो कक्षक हैं 3p5 है, ये सब समान ऊर्जा के कक्षक हैं। ठीक है ना। जो समान ऊर्जा के कक्षक उपलब्ध हों, उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, तो पहले इन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। पहले इसमें जिनका प्रचक्रण समान होगा। देख रहे हो, प्रचक्रण मतलब जो उनका रोटेशन है वो एक समान होगा। सब क्लॉकवाइज है, माना ये क्लॉकवाइज होगा, इनको भी क्लॉकवाइज ही कहेंगे। मतलब हम इसको क्लॉकवाइज कहेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, इसको क्लॉकवाइज कहेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो इन सब का प्रचक्रण समान है। ठीक है। और इसके बाद ही इलेक्ट्रॉन को युग्मन हो, यानी कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गया। पांचवा हमारा यहाँ पर आएगा। तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है। एग्जाम में आता है कि हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम क्या है, इसे उदाहरण सहित बताएं। तो आप ये क्लोरीन 17 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो आप ये बताएंगे एग्जाम्पल में कि 3p5 के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं
इस कक्षक में किस पर भरे जा रहे हैं कि पहला P का पहला इलेक्ट्रॉन Px में जा रहा है, तो Pz में दूसरा जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन Py में जा रहा है, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन Px में जा रहा है, पांचवा इलेक्ट्रॉन Pz में जा रहा है। तो ऐसा आप दिखाएंगे तो आपका हम हुंड के अधिकतम बहुत लगता है कि नियम को समझ लेंगे कि हाँ बेस्ट फ्रेंड ने इसको समझ लिया, इसी ढंग से इसको रिप्रेजेंट कर रहा, बता रहा है। क्लियर हो गया। और ये नियम है ये एस कक्षक में तो लागू नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही कक्षक है। पी डी और एफ कक्षकों में ये नियम लागू होगा। इसके बाद आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के बारे में बता रहा हूँ, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। सममित व्यवस्था के कारण अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक आंशिक भरे कक्षक की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इसका मतलब जो P3 कक्षक, जो P3 होगा या P6 होगा, ये जो है P2, P4, P5 इनकी तुलना में ज़्यादा स्थायी होगा, P1, ठीक है ना। ये आधे भरे पूर्ण भरे कक्षक हैं। इसी प्रकार D5 और D10 जहाँ पर आ जाएगा, ये इनके अलावा जो और गिनती आएगी D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, ये आंशिक भरे हुए कक्षक हैं, ये कम स्थायी होंगे कंपैरेटिवली इनके। समझ में आ रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जहाँ जहाँ पर संभावना देखेंगे कि अगर ये अपने अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के नज़दीक आ रहा है तो हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारे जो विन्यास है अधिक स्थायी हो जाए। वैसे सममिति के फिलहाल तुम्हें सब ये समझना है, इसमें तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। स्थायीकरण ऊर्जा निकालकर हम इसको समझा सकते हैं कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षक स्थायी क्यों होते हैं आंशिक भरे कक्षक की तुलना में। लेकिन तुम्हें फिलहाल इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है कि सममित व्यवस्था के कारण अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक आंशिक भरे कक्षक की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। ठीक हो गया। अब हम सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिटेल पे अब हम पढ़ेंगे सारे, उसमें जितने भी हैं क्वांटम संख्याएं और कई सारे जितने भी अब प्रॉब्लम आप एक साथ कंबाइंड सारे प्रॉब्लम को क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया।